हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड एक्टिव और पैसिव दोनों के ही रूल्स लेकर आया हूं और उसके एग्जांपल्स, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी समस्या न रह सके। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि बोर्ड पर मैंने रूल्स पहले से लिख रखा है। उस रूल्स को आपने यहाँ नोट जरूर करें और उसके बाद रूल्स को हमेशा जो है दिमाग में रख कर ही पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करें, तो गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें क्या समझना चाहिए। यहाँ मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? तो आप देखें एक्टिव वॉइस में, इसमें जो है एक्टिव वॉइस बनाते, एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस आपके सामने होगा उसमें जो है दो रूल होंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये ए का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट होगा या वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस होगा, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होगा तो उसमें डू या डज के साथ वर्ब फर्स्ट लगा होगा। पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ध्यान देना है, पैसिव वॉइस के सबसे पहले वीडियो में मैंने दे रखा था कि पैसिव वॉइस में टू बी की क्रिया जरूर प्रयोग होती है और ये हर टेंस में बदलती है। ये टू बी की क्रिया आप इसको हमेशा टू बी के रूप में देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ये जो टू बी की क्रिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में ये इज एम आर के रूप में प्रयोग की जाती है। इसको मैंने अलग अलग सेंटेंस में रूल्स बना रखे हैं, आप इसको देखें। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस। विद्यार्थियों, आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो वर्ब फर्स्ट लगता है, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब फर्स्ट में एस या ईएस लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। उसके बाद आप पैसिव वॉइस जब इसको चेंज करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, फिर वर्ब थर्ड। इज एम आर क्या है? टू बी क्रिया है जो इस टेंस में लगती है। फिर उसके बाद बाई, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स का प्रयोग किया जाता है। फिर विद्यार्थियों से हम एग्जाम्पल के रूप में भी देखते चलते हैं। जैसे यहाँ मैंने छोड़ रखा है ताकि आपको इसी में एग्जाम्पल्स भी देता रहूं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूं, क्योंकि रूल्स हटा देने के बाद फिर आपके कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई समस्या रह जाएगी। जैसे सी सिंग्स ए सॉन्ग, सॉरी स्वीट सॉन्ग, ये आपका सेंटेंस है, आप देखें इसे, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में है, इसमें आपको पैसे, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है क्योंकि सब्जेक्ट पहले आया है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस के रूल से मिलता है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है। कभी कभी पैसिव वॉइस में दिया रहेगा, एक्टिव वॉइस में बनाना हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये रूल्स आप, ये स्पेशली इसके सिंबल्स, इसे आप सिंबल के रूप में याद करें तो शायद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले आप इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट क्या या किसको से मिलता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। क्या, वह क्या गाती है? तो वह एक स्वीट सॉन्ग गाती है, तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हो जाएगा ए स्वीट सॉन्ग, ये हो गया ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद इज एम आर लेंगे, इज। सिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा संग। फिर क्या लिखना है? यहाँ देखिए रूल, बाई के बाद सब्जेक्ट लिखना है, बाई लिया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? सी। प्रिय विद्यार्थियों, सी का ऑब्जेक्ट बनाना है क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना है, तो सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। इस तरह से आपने अफर्मेटिव का रूल देख लिया। अब नेगेटिव में देखें, नेगेटिव में दो तरह के रूल बनेंगे इसमें, ये आपको ध्यान देना है। नेवर वाला वाक्य जो होगा उसका रूल अलग होगा और नॉट वाला अलग होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेवर वाले वाक्यों में अफर्मेटिव का रूल लागू होता है, और नेगेटिव में नॉट वाले वाक्यों में ये जो नॉट है इसके साथ सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो सहायक क्रिया नहीं होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि इन दोनों में, अब इसमें तो समस्या है लेकिन जब इधर जाएंगे तो इसमें कोई समस्या नहीं, इज एम आर के साथ नेवर और इज एम आर के साथ नॉट लगा दिया जाता है। यानी ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नेबर प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसी तरह नॉट वाला होगा तो हो जाएगा सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स,
तो पैसिव वॉइस में होगा ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट इन द प्लस ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसी तरह अब आप देखें नेगेटिव के 2 एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, नेगेटिव भी क्लियर हो। नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल के रूप में जैसे राम नेवर टेल्स अ लाई, और नॉट वाला एक ले लें तो हो जाएगा आई डू नॉट टेक टी डेली। देखें ये नेगेटिव सेंटेंस नॉट वाला और ये नेगेटिव सेंटेंस नेवर वाला। फार्मूला आपके सामने है, पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? राम कभी झूठ नहीं बोलता। क्या नहीं बोलता? झूठ। यानी आप ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे एलाई इज नेवर, रूल्स को आप देखते रहे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टोल्ड। बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, राम है, राम को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो राम ही रह जाएगा। ये हो गया आपका नेवर वाला वाक्य। इसी तरह नॉट वाले वाक्य को देखिए, तो नॉट वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है? टी, तो हो जाएगा पहले ऑब्जेक्ट लेंगे तो हो जाएगा टी इज नॉट, टेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन, टेकन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो बाई प्लस आई का हो गया मी डेली। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल में, रूल में आप देखेंगे तो 4 तरह के रूल मैंने बना रखा है। आप इसे जो है ध्यान से देखें। इसमें जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य होंगे, तो पहले डू या डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब फर्स्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, आदर्श होगा। ये डू या डज जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में पहले होते हैं, तो ये हिंदी से में क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले होता है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो EJMR में से कोई एक पहले हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब थर्ड होगा, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स होगा। इसी तरह क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य होंगे तो पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर डू या डज होगा, डू या डज होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। इसी तरह पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर EJMR होगा, फिर ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स हो जाएगा। इसी तरह हु वाले, ये स्पेशल रूल्स हैं, हु और व्हाट या हुम वाले। इनको बनाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके रूल्स, क्योंकि देखेंगे सेम कुछ ये ऊपर के जो फार्मूला है इनसे आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारी चीज समान है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ भिन्नता है। इसमें ऐसा होता है कि हु जो है वो ऑलरेडी सब्जेक्ट होता है, और व्हाट या हुम वाले वाक्यों में व्हाट या हुम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा इस सेंटेंस में, और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की जरूरत पड़ती है। तो जब ऑब्जेक्ट ढूंढने चलेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो इन्हीं को ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है यानी ये खुद ऑब्जेक्ट है, और इसमें सब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब ये खुद सब्जेक्ट है। जैसे आप देख लें एग्जांपल के रूप में, तो हु प्लस वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में SEIS प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये एक्टिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस में ये देखिए बाई हुम पहले लग जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है इसलिए ये बाई बाद में नहीं जाता बल्कि पहले ही रह जाता है, और ये हो गया बाई। हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है इसलिए हुम हो गया। तो बाई हुम प्लस EJMR प्लस ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ अब यहाँ देख रहे हैं बाई के बाद सब्जेक्ट वाला कॉलम खाली है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ यूज किया जा चुका है। नेक्स्ट आप देखिए व्हाट या हुम वाले में, तो व्हाट या हुम वाले में ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, क्योंकि व्हाट और हुम ऑलरेडी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो व्हाट या हुम प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर्स, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। अब इसको जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये व्हाट का व्हाट ही रहता है, लेकिन हुम का सब्जेक्ट हु, क्योंकि आप देख रहे हैं हु का ऑब्जेक्ट हुम, तो हुम का सब्जेक्ट हु, क्योंकि केस चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर हुम का ऑब्जेक्ट हु हो जाएगा।
तो जब भी लिखेंगे तो व्हाट या हुम, यहाँ रहेगा व्हाट या हुम, और जब आप लिखेंगे तो व्हाट या हु, यानी ये अलग अलग सेंटेंस होंगे। हुम है तो हु लिखेंगे, व्हाट है तो व्हाट लिखेंगे। फिर उसके बाद इज एम आर, फिर वर्ब थर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। आइए एग्जांपल से और भी क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों को देख लेते हैं। डज रवि हेल्प यू? ये हो गया है आपका हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन वर्ड का देख लेते हैं। व्हाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन? इसी में हम हु का भी ले लेते हैं एक तो एग्जाम्पल। हु कॉल्स यू? ये आपके तीन सेंटेंसेस हैं, तीन फार्मूले पर आधारित। पहले आप देखें हेल्पिंग वर्ब वाले को। तो जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो क्या करना है, आप फार्मूला देख लीजिए। ईजेएमआर को पहले लिखना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। पहले ऑब्जेक्ट ढूंढ लेंगे तभी ईजेएमआर लिखेंगे। डज रवि हेल्प यू? क्या रवि आपकी मदद करता है? तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, यू। किसकी मदद करता है, तुम्हारी, क्या आपकी? तो यू ऑब्जेक्ट हो गया, तो यू के अनुसार हो गया आर यू, ऑब्जेक्ट आ गया पहले। फिर उसके बाद आर यू वर्ब का थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड, देखें इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर बाय, फिर उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करना है तो रवि। क्लियर? नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन वर्ड वाले। क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, यानी हो जाएगा व्हाई। फिर क्या लिखना है, व्हाई के बाद अब आप ईजेएमआर को लिखना है। ये क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी था, लिख लिया गया। उसके बाद अब ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे तो मिलेगा योर लेसन। योर लेसन सिंगुलर है प्लूरल, सिंगुलर नंबर। योर को देख के नहीं चलेंगे आप, लेसन को देखना है। तो व्हाई इज योर लेसन, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ नॉट मैंने जोड़ रखा है। नॉट इसलिए क्योंकि इन सेंटेंसेस में नॉट कहीं भी आएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद ही आएगा। तो अब ऑब्जेक्ट के बाद आप नॉट को लेंगे, नॉट। उसके बाद लर्न का थर्ड फॉर्म यानी लर्न। फिर बाय, सब्जेक्ट है यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, यहाँ आप यू लिख देंगे। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। इसी तरह हु वाले सेंटेंस को आप देखें तो हु वाले फार्मूले में क्या करना है, पहले बाय हुम लिखना है, यानी ये हो जाएगा आपका बाय हुम। फिर उसके बाद क्या लिखना है, ईजेएमआर। तो बाय हुम, ईजेएमआर किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। ऑब्जेक्ट यू है अर्थात यहाँ आर हो जाएगा। बाय हुम आर यू कॉल्ड। अब इसमें बाई के बाद प्रयोग करना नहीं है क्योंकि बाई पहले ही आ चुका है। तो विद्यार्थियों आप ध्यान से देखें इसको, इसमें कुछ डिफरेंट नजर आएगा आपको। पैसिव वॉइस के कुछ फार्मूले बिल्कुल सेम हैं परंतु कुछ फार्मूले बिल्कुल हटके हैं। यही पॉइंट है जहां आप गलतियां करते हैं। सामान्य चीजों को तो आसानी से समझा जा सकता है लेकिन उसमें छोटे छोटे जो बारीक समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, उनसे रिलेटेड चीजों को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए आपको इन सब एग्जाम्पल्स को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। फार्मूला तो सब जगह है और सेट हो जाते हैं, कुछ फार्मूले कॉमन हैं लेकिन कुछ फार्मूले चेंज हो रहे हैं, उनको आपको ध्यान देना है। स्पेशली आपने देखा कि हु में चेंज हो गया। अभी आपको व्हाट और हुम से भी रिलेटेड जब एग्जाम्पल दूंगा तो और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए अब व्हाट या हुम वाले एग्जाम्पल देखते हैं। व्हाट या हुम के एग्जाम्पल को लिखिए। व्हाट डज शी लाइक, और हुम वाला एग्जाम्पल लिखें, हुम डू यू बीट। ये देखिए इन एग्जाम्पल्स को देखिए आप कि ये व्हाट, इसमें आप देखेंगे ऑब्जेक्ट ही नहीं है,
इसमें whom, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं, लेकिन है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड ही ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है ही, तो इंट्रोगेटिव वर्ड को ही ऑब्जेक्ट बनाकर, अब ये ऑब्जेक्ट है ही तो इसको ऑब्जेक्ट हम लिख लेंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, इसका भी बनेगा। आप इसको देखकर कंफ्यूज ना हो। व्हाट को व्हाट वाले रूल में व्हाट को पहले ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा व्हाट, उसके बाद ये मान लिखना है सब्जेक्ट इसमें क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी व्हाट ही है, तो व्हाट के ही अनुसार रखिए। व्हाट यदि एक किसी सिंगल जो है वस्तु के लिए है तो इज लगाइए, और अधिक वस्तुओं के लिए है तो आर का भी प्रयोग किया जा सकता है। ये सेंस क्लियर करना होगा कि व्हाट एक प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन किस नाउन के लिए आया है। यदि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप यहाँ इज एम आर लगा लेंगे। यदि आपको ऐसा नहीं समझ में आता तो आप इज लगाइए, व्हाट इज। अब यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक्ड, फिर उसके बाद बाई का प्रयोग, सब्जेक्ट को लेंगे, सब्जेक्ट है सी बाई हर। What is liked by her, ये हुआ आपका व्हाट वाला, ये ऑब्जेक्ट है, आप ध्यान देंगे, और ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह whom को देखेंगे तो whom भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा तो whom का सब्जेक्ट हो जाएगा who। फिर उसके बाद आपको लिखना है इज एम आर, किसके अनुसार, तो इसी, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाया गया, तो इसी के अनुसार आप क्रिया लेनी है। कोई एक आदमी है जो तुम्हें पीटता है तो वो इज beaten by you, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, इसलिए आप इसे देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको यहाँ यह भी समझने की जरूरत है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि सब्जेक्टिव केस में क्या होता है और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो आपको एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का चार्ट मैं अभी बनाकर दे देता हूं, आप उसे जरूर नोट करें और इसको समझने का प्रयास करें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये फार्मूले और इससे रिलेटेड एग्जांपल समझ में आए होंगे। अब इसमें गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं होंगे। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का दो पार्ट बना लीजिए आप। इसका एक चार्ट मैंने नरेशन की अपनी वीडियो में दे रखा है, आप नरेशन में भी देख करके पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट में आप इसे देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ केवल आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को देखें तो सब्जेक्ट यदि ही है तो उसका ऑब्जेक्ट होगा हिम, या हिम ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट ही हो जाएगा। सी यदि सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट हर होगा। इट यदि सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट इट ही होगा। यू यदि सब्जेक्ट, सॉरी दे ले लीजिए, पहले थर्ड पर्सन पहले हो गया है तो थर्ड पर्सन को ही पहले ले लीजिए। दे का ऑब्जेक्ट देम होगा। इसी तरह आप यू को लें, यू का ऑब्जेक्ट जो है यू होगा, और आई का ऑब्जेक्ट मी होगा। वी का ऑब्जेक्ट अस होगा। वन कभी कभी आ जाता है सब्जेक्ट के रूप में, वन का ऑब्जेक्ट वन होगा। हु का ऑब्जेक्ट हु होगा। और कोई नाउन आ जाए, राम मोहन सोहन, तो नाउन का ऑब्जेक्ट जो नाउन रहेगा वही ऑब्जेक्ट होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस तरह से आपने देखा कि सब्जेक्ट ये है तो ऑब्जेक्ट इसमें बदल देंगे, ऑब्जेक्ट ये है तो सब्जेक्ट में इसमें बदल देंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि पैसिव वॉइस से रिलेटेड मोस्टली चीज़ों को मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। टेंस वाइज वीडियोज आपको मिलती रहेगी। अंत में आपको पूरा एक चार्ट दे करके पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। आप सभी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को देखें और एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझने का प्रयास करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।